ठीक है। हमारा जो टॉपिक है कुलिंद राजवंश है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये राजवंश पढ़ना थोड़ा टफ क्यों हो जाता है, इसके बारे में जो सोर्सेज है उसे जुटा पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। किसी मतलब 5-6 किताबों को कंबाइन करके इसके बारे में तब जानकारी मिलती है अच्छी तरह से, ठीक है। अगर सिंगल किताब पढ़ो कोई सी भी उत्तराखंड में, तो किसी भी सिंगल किताब में इनके बारे में कोई आप मान के चलिए कि कोई प्रमाणित जानकारी या पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी प्रमाणित होगी मैं मान रहा हूं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। तो बहुत सी किताबों से कलेक्ट करके कुलिंद राजवंश जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूं आज, ठीक है। तो आज बिल्कुल बी फोकस, और ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहली बात, थोड़ा आपको एंशिएंट में हल्का फुल्का बोरिंग इसलिए भी लग रहा होगा, मैं ये भी मानता हूं, ठीक है। आधे लोग जो है वो बोरिंग होते हैं एंशिएंट वाले में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे सोर्स अभिलेख यही पढ़ाने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे साहित्य तो था नहीं। आपको पता है महाभारत और ज्यादा से ज्यादा कुछ बहुत उस टाइम के जो हमारे साहित्य थे उन पे ही हमें डिपेंड रहना पड़ता है कि ये जो साहित्य है ये हमें जानकारी देंगे। अगर कोई साहित्य जैसे महाभारत कुछ और अगर उस टाइम पीरियड पे मौन है ना, तो हमें बहुत कम जानकारी मिलती है उस समय की, ठीक है। तो हम लोग आज जानते हैं कि कुलिंद राजवंश के बारे में हम कहां से जानकारी कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग भी इसे एक चैलेंज के साथ लें कि ये आज आपको टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए कुलिंद राजवंश की बात करते हैं। देखिए उत्तराखंड में शासन करने वाला सबसे प्राचीन ये राजवंश था। देखिए ऐतिहासिक नहीं था, ऐतिहासिक राजवंश नहीं था, ऐतिहासिक राजवंश। उत्तराखंड में ऐतिहासिक पहला ऐतिहासिक राजवंश जो होगा वो होगा कत्यूरी, और उत्तराखंड का पहला राजवंश होगा वो होगा कुलिंद। पहले ही क्वेश्चन में आयोग आपको फंसा सकता है। क्वेश्चन कैसे देगा? उत्तराखंड का पहला राजवंश, तो उत्तराखंड का जो पहला राजवंश होगा वो कुलिंद होगा, और उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश जो होगा वो कत्यूरी होगा। कत्यूरी ऐतिहासिक कैसे होगा वो जब हम कत्यूरी पढ़ाऊंगा, जब फाइनल निष्कर्ष में चलेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि आखिरकार इसको ऐतिहासिक क्यों कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए गुप्त काल जो है, गुप्त काल को सांस्कृतिक तौर पे देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का क्लासिक युग बोला जाता है, स्वर्णिम काल बोला जाता है गुप्त काल को, ठीक है। इससे संस्कृति को सब चीज को मद्देनजर रखते हुए जो आपका गुप्त काल है उसे स्वर्णिम काल बोला जाता है। मौर्य काल को नहीं बोला जाता, याद रखिएगा। कई बार आप मौर्य काल में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए थोड़ा मैं आपको स्थिति बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे जितने भी उत्तराखंड के इतिहासकार हैं वो कुलिंद राजवंश को मौर्य और जो हमारे शुंग राजवंश थे इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उनके बाद रखते हैं, यानी कि कुलिंद जो थे वो मौर्यों के बाद आए, ठीक है। इससे पहले कहा जाता है कि उत्तर में अशोक द्वारा जो कालसी में स्टैंड शिलालेख है, समझ में आ रहा है, जो शिलालेख है वो ये जानकारी देता है कि जो देहरादून कालसी वाला क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं अशोक के जो राज्य विस्तार के तहत एक पॉलिसी थी उसके अंतर्गत आता था। यानी कि इससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि जो मौर्य थे उनके अंडर में भी उत्तराखंड का कुछ हिस्सा हुआ करता था। देखिए हमारे एक राइटर है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई वैसे ही उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश उजागर हुआ। ये वो कहते हैं, समझ में आ रहा है ना, शिव प्रसाद डबराल कहते हैं। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले याद रखिएगा मौर्य और शुंग उत्तराखंड में कुछ कुछ स्थानों पे राज करके जा चुके हैं। शुंग और मौर्य और शुंग के बाद उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश का उजागर होता है। इनको शुंग और मौर्यों से पहले ना रखें, उसके बाद में रखेंगे, ठीक है। देखिए कुलिंद राजवंश उत्तराखंड का पहला राजवंश है। इसके बारे में जानकारी हमें साहित्यों से मिलती है। बहुत कम अभिलेख है। इनके टोटल 5 अभिलेख है। कुलिंदों से संबंधित टोटल 5 अभिलेख है। 4 तो भरहूत में है, याद रखिएगा भरहूत में है, और एक अभिलेख बता रखा है कि मथुरा में है, ठीक है। टोटल 5 अभिलेख है। यानी कि कुलिंद राजवंश के बारे में अगर कुल मिला के मैं ये कहूं कि कितने अभिलेख ऐसे हैं जो जानकारी देते हैं, वो है 5। और 5 कहां है? देखिए भरहूत और मथुरा उत्तराखंड में तो है ही नहीं। 4 अभिलेख भरहूत में है जो इनके बारे में जानकारी देते हैं, एक अभिलेख मथुरा में है। मोस्टली राइटरों ने उत्तराखंड के जितने हैं उन्होंने 5 ही इसके बारे में कैलकुलेट कर रखा है, किसमें? कुलिंद राजवंश में। दूसरा हमारे 2-3 साहित्य हैं वो इनके बारे में जानकारी देते हैं। तीसरा इनकी मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम जो जानकारी हमें मिलती है
सबसे प्रमाणित जो जानकारी हमें मिलती है, सपोज करिए आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर दिया, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कुलिंदों के जो राजवंश है, राज्य विस्तार है, उनका जो समाज है, उसको जानने के लिए सबसे उचित प्रमाणित स्रोत क्या है। ऐसे में आपके सामने सपोज करें ऑप्शन रख रहा हूं, साहित्य, अभिलेख, मुद्राएं। तो ऐसी स्थिति में आप जो आंसर होगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा मुद्राएं, क्योंकि इन्होंने कह रखा है, ज्यादातर जो विद्वान हैं उनका कहना है कि सबसे प्रमाणित जानकारी हमें जो कुलिंदों के बारे में देती है, साहित्य तो देता ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं कि साहित्य जानकारी नहीं देता है, मैं ये भी इग्नोर नहीं कर रहा हूं कि भरहुत और मथुरा के अभिलेख जानकारी नहीं देते हैं, ये देते हैं, लेकिन ये क्षण भर की जानकारी देते हैं, मतलब बहुत कम जानकारी देते हैं। इनके बारे में सबसे जानकारी जो देते हैं मुद्राएं देते हैं। इसके अलावा देखिए एक विदेशी लेखक थे जिनका नाम था टॉलमी, ठीक है, इन्हें साहित्यकार भी कह सकते हो, ये ज्योग्राफी से भी जुड़े हुए हैं। जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी का स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर होगा, कोई भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा जिस दिन ज्योग्राफी को, उस दिन टॉलमी को जो अवश्य पढ़ाएगा आपको। तो टॉलमी ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक इतिहास से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि इन्होंने कुछ बहुत बुकें भी लिख रखी है, ठीक है। टॉलमी ने भी कुलिंदों के बारे में जानकारी दे रखी है। क्या जानकारी दे रखी है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कुलिंद राजवंश की ओर। मैंने आपको 3-4 चीजें बता दी है, साहित्य इनके बारे में जानकारी देते हैं, वो मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं कौन कौन से साहित्य इनके बारे में जानकारी देते हैं। देखिए सबसे पहले महाभारत, इसके बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा अष्टाध्यायी, जो पाणिनि द्वारा लिखित है। देखिए व्याकरण का जनक बोला जाता है, ठीक है, पाणिनि को। और अष्टाध्यायी जो बुक है बहुत फेमस है, कई बार अष्टाध्यायी बुक पूछी जाती है। तो महाभारत और अष्टाध्यायी ये दो ऐसे भारतीय साहित्य है जो हमें उत्तराखंड के कुलिंद राजवंश के संबंध में जानकारी देते हैं। इसके बाद अभिलेख, ये मैंने आपको बता दिया, 4 भरहुत और 1 मथुरा का। इसके अलावा टॉलमी के द्वारा जानकारी दी गई है किसके बारे में, कुलिंद राजवंश के बारे में। अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कुलिंद राजवंश हमारे लिए इसलिए भी थोड़ा टफ पड़ जाता है क्योंकि इसके बारे में जानकारी का अभाव है, ठीक है। किसी भी साहित्य को जानना है तो साहित्य तो महत्वपूर्ण है ही है। जो इतिहासकार है वो क्या कहते हैं, किसी भी राजवंश या किसी भी प्राचीन या एंशिएंट चीजों को जानने के लिए साहित्य तो इंपॉर्टेंट है ही, साहित्य तो जानकारी देते हैं, साथ ही उसके साथ अभिलेख और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हो तो वो उस साक्ष्य में, उनके जो साक्ष्य है उनमें 4 चांद लगा देते हैं। यानी कि साहित्य प्लस अभिलेख प्लस पुरातात्विक साक्ष्य, अगर ये किसी भी चीज के बारे में ये 3 चीजें जानकारी दे रहे हैं तो वहां पे जानकारी का अभाव नहीं होगा, वहां पे हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार दूसरा जो विदेशी इतिहासकार है, जहां पे वो भी मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं क्योंकि आज से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, अब हम उत्तराखंड में एक ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है। पहला ट्रैक हम पकड़ेंगे कुलिंद राजवंश का, पहला जो ट्रैक होगा कुलिंद राजवंश का। तो अब हम ट्रैक पे चलना शुरू कर दें। अब मैं थोड़ा आपको डीपली भी पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। जो इतिहासकार है उनका कहना है कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमें पुरातात्विक साक्ष्य और अभिलेख मिलते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। किसी के बारे में सपोज करो कोई राजवंश है, उसके बारे में ना अभिलेख मिले ना ही पुरातात्विक साक्ष्य मिले, वो बहुत प्राचीन सभ्यता थी या प्राचीन राजवंश था, तो ऐसी स्थिति में उस राजवंश को जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही हम उत्तराखंड में जब स्टार्टिंग करते हैं तो वही स्थिति हमारी किसकी है, कुलिंद राजवंश की। तो इसे जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इससे जो क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ा टफ बनते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको जितना भी बताऊं वो आपको इजी लगे, ठीक है। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा है। देखिए हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। सबसे इजी जो होती है वो मॉडर्न होती है, लेकिन मॉडर्न में बहुत ज्यादा एक्टिविटी है और बहुत ज्यादा राइटर वहां पे इन्वॉल्व थे। मिडिवल हिस्ट्री में राज दरबारों में ही जो होते थे वो लेखक रहते थे, वो लिमिटेड सोर्सेस लिखते, वो ही लिखते थे राजा के बारे में, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री में लिमिटेड लोग ही लिखा करते थे क्योंकि राजा उन्हें ही अनुमति देते थे। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी लिख देता था अपने विचार, ठीक है। वहां पे ज्यादा आपको सोर्सेस मिलेंगे, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मिडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, लेकिन
मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कम पढ़ना पड़ेगा। तीसरा आता है एंशिएंट। एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए कहीं कहीं राज दरबारों में लेखक नहीं थे, कहीं कहीं पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव है, कहीं कहीं हमारा क्या है अभिलेखों का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में कुछ कुछ जैसे हमारा कुलिंद राजवंश है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक पहेली बन जाती है कुलिंद राजवंश पढ़ना। तो मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड का अभी तक जो हमने एक सेशन चला है, जैसे एंशिएंट उत्तराखंड पढ़ाई अभी तक जो मैंने, अब कुलिंद राजवंश पढ़ाऊंगा। इसके बाद कत्यूरी चलेगा। कत्यूरी के बारे में फिर भी जानकारी है हमारी, क्योंकि कत्यूरों ने जगह जगह पे उत्तराखंड में मंदिरों का निर्माण किया है। आप समझते हो इसको भली बात ही। तो जब भैया वो कला शैली का निर्माण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके बारे में कहीं ना कहीं होगा, जब कला शैली के बारे में कर रहे हैं। इसीलिए जब उन्होंने कला शैली का निर्माण किया, इसीलिए उन्हें उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश बोला जाता है। कुलिंदों ने उत्तराखंड में, देखिए कुलिंदों ने उत्तराखंड में न तो कोई संस्कृति के बारे में कुछ डेवलपमेंट किया, नहीं किसी अन्य चीजें की, इसलिए इसे प्रथम राजवंश कहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक राजवंश नहीं बोलते हैं। लेकिन हल्का फुल्का कहीं ना कहीं इन्होंने हल्का फुल्का किया है। कहां किया है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा टफ जरूर पड़ेगा, लेकिन आप समझते जाएंगे क्या क्या मैं बता रहा हूं, क्या क्या चीजें होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में चलते हैं। कुलिंदों के बारे में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत जानकारी हमें देते हैं, यही क्वेश्चन हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है। देखिए सबसे पहले इनके बारे में जो जानकारी देता है वो महाभारत और अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इन दो ग्रंथ भारतीय ग्रंथों या साहित्यों के द्वारा कुलिंद राजवंश के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब इसका सबसे इंपोर्टेंट महाभारत क्यों देता है? देखिए महाभारत जो है वो उत्तराखंड की एंशिएंट में महाभारत जो साहित्य ग्रंथ है वो बहुत अहम रोल निभा रहा है। हमने हर जगह महाभारत को पढ़ा कि महाभारत ने इसके बारे में जानकारी दी उत्तराखंड में। महाभारत के सभा पर्व में मैंने आपको बताया कि खसों का जो अर्जुन ने विजय की थी, तो वहां पे खसों का क्या कर रखा है, उल्लेख कर रखा है। उससे पहले महाभारत का वन पर्व बताया आपको मैंने। तो महाभारत यहाँ पे उत्तराखंड में एंशिएंट में उत्तराखंड के बारे में जानकारी देने का एक अहम स्रोत है। अब मुद्दे के लिए अहम हिस्सा देखिए, हर चीज पकड़ते जाइए, हमें हमारे माइंड का डोर ओपन करना। हमने एक चीज पकड़नी है जो पहले से कॉमन थी। इस कॉमन चीज ने कितनी जानकारियां दी है। महाभारत में कॉमन पकड़ रहा हूं और महाभारत ने लगातार एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर कुलिंद राजवंश तक इन्वॉल्व है। समझ रहे हो ना, कुलिंद राजवंश पहले से लेकर कुलिंद राजवंश से इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन सिर्फ महाभारत के वन पर्व में किसी में जानकारी दे रखी है, किसी में सभा पर्व में जानकारी दे रखी है, ये थोड़ा डीप हो जाता है, ठीक है। तो महाभारत को आप पकड़ के रखोगे उत्तराखंड एंशिएंट हिस्ट्री में। ये ऐसा साक्ष्य है जो हमें उत्तराखंड एंशिएंट हिस्ट्री के संबंध में बहुत ज्यादा जानकारियां देता है, ठीक है। तो देखिए महाभारत में, ठीक है, सबसे पहले महाभारत में चलते हैं। महाभारत में कुलिंदों के राज्य विस्तार के साथ साथ इनके सामाजिक जो जीवन है उसका उल्लेख कर रखा है। यानी कि महाभारत ने कुलिंदों के राज्य विस्तार के साथ साथ इनके समाज का भी उल्लेख कर रखा है, किस प्रकार का समाज रहा होगा करके ये उल्लेख मिलता है। इसीलिए जब हम कुलिंद राजवंश पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके साक्ष्य जो है, खसों का मुख्य व्यवसाय नारायण सिंह सजवानदी दोनों ही थे, कृषि और पशुपालन उनका दोनों ही थे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले क्या बता चुका था कि कोलों का सबसे मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था, बताइए। मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर। किरातों का मैंने बताया था पशुपालन। लेकिन जो खस थे उनका जो दोनों है, दोनों में ही इन्वॉल्व थे, वो कृषि और पशुपालन दोनों ही बराबर के वो व्यवसाय करते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इनके बारे में, इनका राज्य विस्तार और समाज का उल्लेख महाभारत करता है, ठीक है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि है, ठीक है, पाणिनि के अनुसार आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आ रही है, होने आप देखिए आपने कुछ मिसफॉल्ट तो नहीं किया है। अब आ रही है, अब चेक करिए, ठीक है, अब आ रही होगी। ओके ओके, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद देखिए अष्टाध्यायी क्या कहता है। चौथी और पांचवी शताब्दी में अष्टाध्यायी जो है वो चौथी पांचवी शताब्दी में कुलिंदों का उल्लेख करते हैं, ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि के बुक में।
तो हमारे लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। यहां से आयोग ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस एक बुक में कुलिंदों के बारे में उल्लेख कर रखा है। मैं आपको बार बार यहीं पे आपको सेट भी कर रहा हूं कि कैसे आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो टफ पढ़ सकता है। ठीक है, आयोग क्वेश्चन पढ़ेगा, बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा कि निम्नलिखित में से कुलिंदों के बारे में कौन सी बुक है या कौन सा साहित्य इनके बारे में जानकारी देते हैं। ऑप्शन ए बृहद संहिता, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी आपके सामने काव्य मीमांसा होगा। तो ऐसी स्थिति में बताइए, ऐसे क्वेश्चनों में आप फंस सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप बखूबी ध्यान से रखिएगा, जब भी आएंगे आपका 1 नंबर बेनिफिट में रहेगा। तो अष्टाध्यायी वहां पे आंसर मार के आ जाओगे। ठीक है, आगे देखिए, इनकी मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी जो मुद्राएं हैं उसका हमारा कल पूरा एक सेशन रहेगा, पूरा सेशन इनकी मुद्राएं में रहेगा। इससे पहले हम थोड़ा इनका स्टार्टिंग वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, इनके बारे में जानकारी देते हैं। और भी जानकारी दे रहे हैं, कौन क्या दे रहा है, कौन क्या दे रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अभी अभी मैं आपको बता चुका था कि ठीक है कि अष्टाध्यायी जो है वो कुलिंदों का उल्लेख कर रही है, और ये पाणिनि ने लिखा है। ये देखिए क्या उल्लेख करती है, 3री-4री शताब्दी में इनका उल्लेख करती है, और साथ ही इनके जनपदों का इनने उल्लेख कर रखा है, इनके जनपदों का उल्लेख कर रखा है इसमें। अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा लिखा गया है वो कुलिंदों के जनपदों का उल्लेख करती है, यानी कुलिंदों के जनपदों का उल्लेख कर रखा है। ठीक है, किसने, अष्टाध्यायी की बुक में। साथ ही देखिए मैं आपको बता रहा हूं, साथ ही आगे चल के एक विदेशी लेखक थे जिनका नाम था टॉलमी। ये इंपॉर्टेंट है कुलिंद राजवंश से, इनको आप बेहिचक इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कुलिंद राजवंश से। देखिए टॉलमी जो है वो 85 ईस्वी से लेके 165 ईस्वी, सॉरी 87 ईस्वी, 87 है, 87 ईस्वी से 165 ईस्वी तक कुलिंदों का उल्लेख करते हैं। ये कहते हैं कि 88 ईस्वी से 165 ईस्वी के आसपास में कुलिंद अस्तित्व में थे। तालवी कहते हैं कि 87 ईस्वी से 165 ईस्वी तक जो कुलिंद थे वो अपने अस्तित्व में थे, लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकार इस टाइम पे इनको अस्तित्व में नहीं मानते हैं। कुछ भारतीय इतिहासकार इनको 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात कर रहा हूं, ईस्वी पूर्व से 2री-3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक ही मानते हैं। और यहां पे मैं ईस्वी की बात कर रहा हूं, ईस्वी पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूज मत होइएगा। एडी और बीसी, देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था उसे हम ईस्वी पूर्व कहते हैं। वो घटते हुए आएगा 1000, फिर आएगा 999, फिर आएगा 998। जैसे ही ईसा मसीह का जन्म होगा उसके बाद होगा एडी शुरू, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 करके चलेगा, यानी कि उसके बाद प्लस में चलेगा, और ईसा मसीह के जन्म से पहले माइनस की ओर आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9वीं शताब्दी से 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक भारतीय इतिहासकार इनका अस्तित्व मानते हैं। लेकिन टॉलमी कहते हैं कि जो कुलिंद थे वो 87 ईस्वी से 165 ईस्वी के बीच में भी उत्तराखंड में विद्यमान थे। ठीक है, इन्होंने भी, अब देखिए ये कहां मानते हैं, अब टॉलमी का हमें मत जानना भी जरूरी है। अब इन्होंने कह रखा है कि इस टाइम पे उत्तराखंड में अगर कुलिंदों का विस्तार था और वो थे तो कैसे थे, क्या थे, इनने क्या उल्लेख कर रखा वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, टॉलमी कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, टॉलमी कहते हैं कि जो आपके कुलिंद थे उनका विस्तार 87 ईस्वी से 87 ईस्वी से 167 ईस्वी के बीच में कहां था, गंगा नदी, सतलज और यमुना, इन नदी घाटियों के बीच में कुलिंदों का अस्तित्व था इस टाइम पे। ये क्वेश्चन भी बना सकता है आयोग। देखिए अगर मैं बैठूं ना एग्जाम हॉल में तो मैं ये क्वेश्चन बना देता आपके लिए कि टॉलमी द्वारा निम्नलिखित में से कुलिंदों के लिए किस नदी, किन किन नदियों पे विस्तार बताया गया है, कुलिंदों का किन किन नदियों पे विस्तार बताया गया है। या मैं ये क्वेश्चन देता कि निम्नलिखित में से टॉलमी के अनुसार कुलिंदों का विस्तार किस नदी घाटी में नहीं था। ऑप्शन ए आपके सामने गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी यमुना, और ऑप्शन डी में कोई भी उठा देता, काली नदी उठा देता, ऑप्शन डी काली नदी उठा देता। टॉलमी के अनुसार बता रहा हूं मैं,
सिर्फ टॉलमी का मत बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुड़िंद है उनका विस्तार काली नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुड़िंद है, टॉलमी कह रहे सिर्फ। यहां पे बहुत से देखिए महाभारत और आपका अष्टाध्यायी भी जानकारी दे रहा है, साथ में टॉलमी भी जानकारी दे रहा है, अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद हम निष्कर्ष भी निकालेंगे कि हमें क्या प्रमाणित लेना है। टॉलमी कहते हैं कि इनका विस्तार गंगा, सतलज और यमुना नदी घाटी के आसपास में था। और मैं क्वेश्चन बना रहा हूं कि टॉलमी के अनुसार जो कुड़िंद राजवंश है उनका विस्तार किस नदी घाटी में नहीं था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी काली। टॉलमी के अनुसार काली नहीं थी तो आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा। टॉलमी के अनुसार काली नहीं थी तो हाँ, टॉलमी के अनुसार बता रहा हूं मैं, ठीक है सजवान जी, टॉलमी के अनुसार बता रहा हूं मैं, सिर्फ टॉलमी का मत बता रहा हूं, ओवरऑल व्यू नहीं बता रहा हूं। अभी तो हम आगे चलेंगे, काली का भी आएगा विस्तार, काली का भी विस्तार आएगा। अभी तो सिर्फ मैं टॉलमी का, देखिए हमें पर्टिकुलर पकड़ना है, हमें जस्ट 1 मिनट है ना, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट है ना। चलिए, टॉलमी के अनुसार ये मत था, ठीक है, टॉलमी ये कहते हैं। अब देखिए अगला जो है, ठीक है, अगला जो महाभारत है, ठीक है, महाभारत इनके जनपदों का विस्तार जो है, महाभारत ने भी इनके जनपदों का विस्तार कर रखा है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। देखिए महाभारत ने भी इनके जनपद का विस्तार कर रखा है। महाभारत कहती है कि इनका विस्तार गंगा द्वार यानी हरिद्वार से लेके मध्य सुदूर, सिर्फ ये कहते हैं मध्य सुदूर हिमालय तक था, मध्य सुदूर हिमालय तक था। ये कौन कह रहा है बताइए? ये महाभारत कह रहा है। देखिए टॉलमी ने अलग कहा, ठीक है, टॉलमी ने अपना मत दिया अपने समय अनुसार, महाभारत अपना मत दे रही है अपने समय अनुसार। महाभारत कह रही है कि गंगा द्वार से लेके मध्य सुदूर हिमालय तक जो था कुड़िंदों का विस्तार था, ठीक है। अब देखिए ये हमने साहित्यों के बारे में जाना, अब इनकी मुद्राओं में जानते हैं। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था किसका था? सजवान जी आपका क्वेश्चन था। अब देखिए इसी आपके क्वेश्चन पे ही तंज मारूंगा और फाइनल निष्कर्ष पे भी आऊंगा। अब इनकी मुद्राओं के अनुसार इनके विस्तार पे भी जाते हैं, मुद्राओं के अनुसार, ठीक है। अब इनकी मुद्राओं के अनुसार इनकी जो मुद्रा मिली है, इनकी मुद्राओं के अनुसार जो इनकी मुद्राएं मिली है वो काली नदी के पूर्व से सतलज नदी के पश्चिम तक, काली नदी के पूर्व से सतलज नदी के पश्चिम तक इनकी मुद्राओं का विस्तार था। समझ में आ रहा है ना? काली नदी के पूर्व से सतलज नदी के पश्चिम तक इनकी मुद्राओं का विस्तार था। देखिए एक एक पॉइंट आप देखिए एक एक पॉइंट पकड़ते रहिए। टॉलमी क्या कह रहा है इनके बारे में, महाभारत क्या कह रहा है इनके बारे में, इनकी मुद्राएं क्या कह रही है इनके बारे में, हमें निष्कर्ष पे जाना है और हमें एक एक पॉइंट करना है। अगर एग्जामिनर पूछ देना कि उनकी मुद्राओं के अनुसार इनका मतलब जो इतिहास है वो बताओ, अब वो बोल दे कि कुड़िंद के अनुसार इनका इतिहास बताओ, वो बोल दे कि महाभारत के अनुसार इनका इतिहास बताओ, या राज्य विस्तार जो भी जनपद विस्तार है वो बताओ, आप एक ही तो नहीं बता सकते हो ना। जिनने अलग अलग मत है अलग अलग बताओगे ना, एग्जामिनर भी ऐसे ही पूछेगा, अलग अलग मत पूछेगा आपसे, ठीक है। तो देखिए इनकी मुद्राओं के अनुसार, यानी मुद्राओं के अनुसार क्या, देखिए जो हमारे इतिहासकार है या जो भी कुड़िंद राजवंश के बारे में फाइनल निष्कर्ष निकालते हैं वो ये निकालते हैं कि कुड़िंद राजवंश के बारे में जो फाइनल निष्कर्ष निकलता है, इनके बारे में सबसे प्रमाणित जानकारी जो मिलती है वो इनकी मुद्राओं से मिलती है। उसका रीजन देते हैं ये लोग क्यों मिलती है, वो लोग बोलते हैं कि इनकी मुद्राओं से हमें फाइनल निष्कर्ष इसलिए निकलता है क्योंकि इनकी मुद्राओं में इनके शासकों का नाम लिखा हुआ था। समझ पा रहे हो आप लोग? इतिहासकार ये बोलते हैं इनके बारे में हमें प्रमाणित जानकारी इसलिए मिलती है क्योंकि इनकी मुद्राओं में इनके शासकों का नाम लिखा हुआ था। अभी तक न तो अष्टाध्यायी ने इसके किसी शासक का नाम कहा है, महाभारत कहेगी, महाभारत देखिए बोलेगी इसके एक शासक का नाम। महाभारत जो है सुबाहु जो इन्हें महाभारत काल में आपको पता होगा श्रीनगर में मिले थे, ठीक है, उस सुबाहु का उल्लेख करती है। और महाभारत जो है उस सुबाहु का संबंध किससे लगाती है? कुड़िंद राजवंश से, यानी कि महाराजा का नाम आ रखा है जिसका नाम है सुबाहु। लेकिन इनकी मुद्राओं में
इनकी जो मुद्राएं हैं, इनकी जो हमें मुद्राएं मिली है, जब हमने उत्खनन किया था तो वहां पे हमें 5-6 शासकों के नाम मिले हैं। महाभारत में सिर्फ एक शासक का नाम मिल रहा है। तो महाभारत से ज्यादा प्रमाणित इनके बारे में जानने के लिए क्या हो गया बताइए, यहाँ पे निष्कर्ष निकल गया, कुलिंद राजवंश के बारे में जानना है तो सबसे ज्यादा प्रमाणित जानकारी इनकी जो होगी वो कौन सी होगी, मुद्राएं सबसे ज्यादा प्रमाणित जानकारी हमें देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो महाभारत में इनके राजा सुबाहु का उल्लेख हो रखा है, ये भी आपको बता दूं, ये तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार रिमेंबर कर लीजिए कि महाभारत में इनके जो एक शासक थे सुबाहु, उसका उल्लेख कर रखा है और सुबाहु का संबंध इन्होंने कुलिंद राजवंश में कुलिंद राजवंश से कर रखा है। ठीक है, अब देखिए इनकी मुद्राएं जो है वो मिली है काली नदी के पूर्व से सतलज नदी के पश्चिम तक। ठीक है, साथ ही सहारनपुर में भी इसकी मुद्राएं मिली है, अल्मोड़ा में भी इनकी मुद्राएं मिली है, अल्मोड़ा में भी इनकी मुद्राएं मिली है। ठीक है, इनका एक शासक था जो सबसे मतलब शक्तिशाली शासक था, अमोघ भूति। ठीक है, सबसे पहले सिक्कों पे जो नाम लिखाया, बहुत से बोलते हैं कि अमोघ भूति ने कुलिंद राजवंश में सबसे पहले अपने नाम का सिक्कों में अपना नाम ढलवाना यानी शुरू किया, ऐसा बोलते हैं राइटर। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस किस ने कहां पे किस नाम से उल्लेख कर रखा है, कहां पे इनकी मुद्राएं मिली है। ठीक है, तो काली नदी से पूर्व और सतलज नदी के पश्चिम में कुलिंद राजवंश की मुद्राएं मिलती है। तो यहां से ये लोग बोलते हैं, देखिए आज इंडिया है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट में जो इंडिया का क्षेत्रफल है, ठीक है, उत्तर में आप कन्याकुमारी ले लीजिए और दक्षिण में आप इंदिरा पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, और आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया और यहाँ पे गुजरात हो गया। 4 मैंने लास्ट पॉइंट पकड़ लिया है, गुजरात में लास्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश में किबुतु है, ठीक है, और गुजरात में है, उत्तर में आपको पता है जम्मू कश्मीर में है और नीचे जो अंडमान निकोबार में है। ये 4 पॉइंट आपके इंडिया के लास्ट है। क्या इन 4 पॉइंटों में जो आंतरिक व्यापार होता है हमारा, आंतरिक व्यापार हम क्या डॉलरों में कर सकते हैं क्या? इन 4 क्षेत्रों में इन 4 पॉइंटों को मिला लो, पूरा भारत में कवर हो जाएगा। इन 4 पॉइंटों में सिर्फ हम इंडियन करेंसी पे ही क्या करेंगे, आंतरिक लेन देन करेंगे। तो वो ही नियम यहाँ लागू होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ काली नदी से पूर्व और सतलज नदी के पश्चिम में इनकी मुद्राएं मिली है, तो इसका मतलब है कि इनका जो विस्तार रहा होगा इनकी मुद्राओं के अनुसार वो काली नदी से पूर्व और सतलज नदी के पश्चिम में रहा होगा। कहां काली कहां सतलज, तो इनकी मुद्राओं के अनुसार इनका जो क्षेत्र विस्तार था वो बहुत बड़ा था। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मुद्राएं मिली है और मुद्राएं मिली है तो ये तो प्रमाणित हो गया, ये तो ऑथेंटिक है कि ये जो है मुद्राएं हैं, और ये जो मुद्राएं हैं ये जो कुलिंद थे इतने ही क्षेत्रों में क्या करते थे, राज्य विस्तार करते थे। आई होप आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एंशिएंट हिस्ट्री है उत्तराखंड की, थोड़ा आपको डिफिकल्ट जरूर लगेगी लेकिन थोड़ा हमें इजीली लेना है इस चीज को। अपने दिमाग में बिल्कुल दबाव नहीं बनाना है कि एंशिएंट है, उसके जो शब्द है, शब्दावली है, किताबें ही ऐसे नाम है कि मेरे समझ में नहीं आते। मॉडर्न हिस्ट्री की किताब के नाम उठा के देखिए और एंशिएंट हिस्ट्री की किताब के नाम उठा के देखिए, कभी ये रिसर्च करना, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि एंशिएंट हिस्ट्री टफ क्यों है। वहां पे विरध संहिता, ठीक है, अष्टाध्यायी ऐसे नाम है। क्या मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे किताबों के नाम है? मॉडर्न हिस्ट्री में आपको स्वराज नाम मिलेगा जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। कोई और भी बुक उठा के ले लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुकें होंगी वो इजी होंगी। थोड़ा मिडिवल हिस्ट्री में जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे या जो सल्तनत काल चल रहा था, उस सल्तनत काल में जो बुकें हैं वो थोड़ा टफ है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, सल्तनत काल की जो लिखी गई बुक है वो सबसे ज्यादा टफ पड़ती है हमें याद करने में। समझ में आ रहा है ना? तो ये मैं चीजें बता रहा हूं, ये आपको मेंशन होना चाहिए कि सल्तनत काल की जो बुकें हैं वो सबसे ज्यादा टफ पड़ती है याद करने में। ठीक है, उसके अलावा एंशिएंट की बुकें तो टफ है ही याद करने में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इजी नाम नहीं है, इसलिए हम दबाव में आ जाते हैं, इनके नाम देख के ही दबाव में आ जाते हैं, इसलिए दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, हमें हर हाल में हर इनकी किताबों को याद करना है, चाहे वो एंशिएंट की हो, चाहे मिडिवल की हो, चाहे मॉडर्न की हो। एक चीज और बता दूं, जहां पे हमें इजी लगता है हम उसे सेफ जोन हमारे अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि ये सेफ जोन है और वो इजी वाला पार्ट है, तो हम वहां ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हम जो टफ पार्ट होता है हमारे दिमाग को खरोचता है, तो वो थोड़ा हम क्या करते हैं, उससे दूरी बनाना उचित करते हैं। और पढ़ाई में अगर ये फॉर्मूला आप लगा रहे हो ना,
जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उससे दूरी बना रहे हो ना, 110% है कि वही टॉपिक आपको मेन लक्ष्य तक आपके पहुंचाने में थोड़ा कठिनाई पैदा करेगा। तो मैं भी आई होप आप समझ रहे हो, जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, ठीक है, और जो इजी लग रहा है, इजी आपको सेफ जोन लगता है और टफ वाला सेफ जोन नहीं लगता है। पहले टफ करो उसके बाद इजी करो। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। और ये वाला पार्ट बहुत टफ है। उत्तराखंड में बहुत लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ये इसलिए टफ है, यहाँ एक तो साक्ष्य कम है और दूसरे किताबें यहाँ जो मिल रही है बहुत टफ लेवल की है वो, ठीक है। नाम टफ है, टफ लेवल की नहीं है, नाम टफ है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि काली से पूर्व और सतलज के पश्चिम में इनकी मुद्राएं मिली है। तो यहां से मैं आपको ये निष्कर्ष बता रहा हूं, मैंने अभी तक जितने भी साक्ष्य बताए हैं, अष्टाध्यायी बताया, महाभारत बताया, भरहुत 4 अभिलेख बताए और मथुरा में 1 अभिलेख बताया, उसके बाद टॉलमी के विचार बताए, सबका निष्कर्ष निकाला, फाइनल मैंने मुद्राएं पढ़ाई। तो हमारा जो फाइनल निष्कर्ष निकल रहा है, अगर मैं कुलिंद राजवंश का विस्तार बताऊं, ठीक है, तो हम सीधे सिंपल जो सामने वाला हमसे पूछने वाला होगा तो आप ये आंसर दोगे कि भैया उनके जो राज्य विस्तार के बारे में सबसे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है उनकी मुद्राओं से मिलती है, क्योंकि जहां जहां उन्होंने शासन किया है वहां वहां उनकी मुद्राएं मिली है। उसी आधार पे ये प्रमाणित भी हो जाता है जहां उनकी मुद्राएं मिली। मुझे बताइए, टॉलमी का मत मैं प्रमाणित नहीं मानता हूं, महाभारत का मत प्रमाणित नहीं मानता हूं, लेकिन हमें साक्ष्य मिले हैं उनकी मुद्राओं से कि भैया सहारनपुर में हमें उनके साक्ष्य मिले, अल्मोड़ा में उनके हमें साक्ष्य मिले, मुद्राएं मिली है, उसमें कुलिंद राजवंश के शासकों ने अपना नाम लिख रखा है। तो मुद्राएं प्रमाणित है ना, क्योंकि वहां पे जब इन लोगों ने शासन किया होगा तो इन्होंने आंतरिक व्यापार के लिए मुद्राएं चलाई और वो मुद्राएं में लेन देन होता था, ठीक है। तो मुद्राएं निष्कर्ष निकल गया कि इनके बारे में जानकारी देने की सबसे प्रमाणित स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए जो कुलिंद थे ना, अब थोड़ा आगे चलते हैं, फिर कल हम शासकों की ओर चलेंगे, ठीक है। बताया जाता कि कुलिंदों का पहला जो हेडक्वार्टर था वो कालकूट हुआ करता था, ठीक है। कुलिंदों का जो पहला हेडक्वार्टर या राजधानी कह सकते हो आप, कुलिंदों का पहला जो राजधानी थी या हेडक्वार्टर था वो था कालकूट, ठीक है। अब देखिए यहां पे थोड़ा हम समझेंगे, कुलिंदों का जो पहला हेडक्वार्टर या राजधानी थी वो थी कालकूट। अब हमारे एक राइटर हुए हैं शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, उनका भी हमें मानना होगा। देखिए मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में 3-4 जगह शिव प्रसाद डबराल को बता दिया है। कल के दिन में अगर आयोग उत्तराखंड एंशिएंट हिस्ट्री से अगर थिंकर वाला या स्टेटमेंट वाला पूछने लग जाए ना, फिर आपको पकड़ना पड़ेगा। देखिए क्या स्टेटमेंट पकड़ेगा, कैसे थिंकर बताएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसके बाद कालकूट था, इसके बाद जो हमारे शिव प्रसाद डबराल कहते हैं वो कहते हैं कि अशोक के मरने से पहले, यानी जब अशोक जीवित था उस टाइम पे जो कुलिंद थे उनका हेडक्वार्टर तो कालकूट था, ठीक है, कालकूट था। जैसे ही अशोक की मृत्यु हो गई इन्होंने अपना हेडक्वार्टर चेंज कर दिया और सगुन नगर इन्होंने अपना दूसरा हेडक्वार्टर बनाया। अब देखिए अब आपसे स्टेटमेंट पूछेगा आयोग, अगर स्टेटमेंट पूछने में आ गया, वो पूछेगा उत्तराखंड के किस इतिहासकार के अनुसार जो कुलिंद थे उनकी राजधानी पहले कालकूट थी, उसके बाद सुगन्यनगर ट्रांसफर हो गई, उसके बाद सुगन्यनगर बन गई। तो मैं आपको बता रहा हूं शिव प्रसाद डबराल एक क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, ये स्टेटमेंट किसने दे रखा है कि जो अशोक की मृत्यु के बाद कुलिंदों का जो हेडक्वार्टर था वो आपका कालकूट से सुगन्यनगर हो गया। ये स्टेटमेंट किसने कह रखा है? अगर आयोग आपको फंसाना चाहे, अगर टफ लेवल बनाना चाहे, ऐसे फंसा सकता है। तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं किसने कह रखा है, शिव प्रसाद डबराल ने कह रखा है। देखिए हमको हर स्थिति से, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो हर स्थिति से बता रहा हूं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन का सबसे टफ लेवल हो सकता है, एवरीथिंग मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए जो मैं आपको एक यहां से स्टेटमेंट भी हिस्ट्री के बारे में बता दूं। एक विदेशी लेखक थे अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी। देखिए अल-बरूनी जो था वो विदेशी लेखक था, ठीक है। ये पहली बार भारत आया था, जो इंट्रोडक्ट हुआ था, जो पहली बार मुस्लिम जो भी साहित्यकार आए थे, तो बताया जाता है कि अल-बरूनी आया था, ठीक है, सबसे पहले भारत, ठीक है। तो जब अल-बरूनी आया भारत
इसने भारतीय साहित्य ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके बाद इसने खुद का अध्ययन लिखा, तो इसने भारतीय इतिहासकारों को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्ञानी बता रखा है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्ञानी बता रखा है, ठीक है। जो फॉरेन के जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, फॉरेन के बता रहा हूं मैं, विदेशी जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी इतिहासकार हैं, ये बात समझिएगा, वो सब भारतीय इतिहासकार, जो भी भारतीय इतिहासकार है, उन्हें अपने अकॉर्डिंग कम ज्ञानी बताते हैं। उसका रीजन भी देते हैं, वो उसका रीजन क्या देते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि जो भारतीय इतिहासकार है, उन्होंने तत्कालीन घटनाक्रम का तो उल्लेख कर रखा है, तत्कालीन समय का मतलब जिस टाइम का उन्होंने उल्लेख कर रखा है, तत्कालीन घटनाक्रम का तो उल्लेख कर रखा है, लेकिन उन्होंने उसको तिथिवार नहीं लिख रखा है, जिससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है। समझ पा रहे हो? ये तंज करते हैं विदेशी राइटर हमारे यहाँ के राइटरों में, जो इंडियन राइटर है उन पे ये तंज करते हैं कि घटना चक्र या घटनाक्रम तो उनने लिख रखा है, ठीक है, लेकिन घटनाक्रम जो है वो तिथिवार नहीं लिख रखा है, और घटनाक्रम उनने तिथिवार नहीं लिख रखा है, घटना जो हुई थी उस टाइम पे, तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूज हो सकता है, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये अल-बरूनी का तंज था, और मोस्टली जितने भी विदेशी साहित्यकार थे उनका तंज भारतीय इतिहासकारों के बारे में यही है। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है।